गुड मॉर्निंग। 11वीं के इकोनॉमिक्स के छात्रों का इस कक्षा में अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा मैं एक पद्य के साथ शुरू करना चाहूंगा। बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। यानी एक एक बूंद करके पूरा सागर भर जाता है और एक एक ईंट करके महल की संरचना हो जाती है। और उसी कड़ी में यदि एक एक मकड़ी एक एक धागा करके एक एक धागे से पूरा का पूरा जाल का ताना बाना बुन देती है, उसी प्रकार बच्चों यदि आप भी एक एक टॉपिक करें तो अपनी पूरी बुक का काम कर सकते हैं। हमने भी कुछ पिछले दिनों से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और एक एक टॉपिक करके आज हम तीसरे लेसन में पहुंच गए हैं। आप लोग भी शायद साथ साथ में कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो वीडियोज को देख के जरूर कर लें। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको सरलता से करवाया जा रहा है। तो चलते आज इसी कड़ी में आपको करवा रहे हैं आंकड़ों के संकलन की एक और विधि, जिसका नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना प्रतिदर्श विधि। आंकड़ों को की जनगणना व प्रतिदर्श विधि, हम इनके बारे में आज जानेंगे ये क्या होती है। पहले हम एक उदाहरण से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। मान लिया हमारे स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं और हमें जनगणना विधि अपनानी है, तो हम प्रत्येक की गिनती करेंगे। या प्रतिदर्श विधि अपनानी है तो आप उसमें से कुछ का प्रतिनिधित्व ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम उन बच्चों को, यदि उन बच्चों के आंकड़े संकलन करने हैं, हमने 1000 के 1000 बच्चों के, उनको दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि जितने भी स्कूल के 1000 बच्चे हैं उन सब बच्चों को एक एक करके उनके आंकड़े एकत्रित करें। दूसरा हमारे पास ये है कि उनमें से कुछ प्रतिनिधित्व आंकड़े ले लें उनमें से। जैसे हमने यहाँ 1000 लिए हैं, या 1000 में से 10 आंक ले लें, 10 विद्यार्थी 10 छात्र ले लें जो इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें ये देखनी है कि समान इकाई वाले हों। जैसे हमने 2 बच्चे छठी के लिए, 2 सातवीं के, 2 8वीं के, 2 9वीं के, 2 10वीं के। इस प्रकार हम लोग 2 जो छठी क्लास के लिए पूरी छठी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 8वीं के लिए 8वीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन 10 बच्चों से भी हम उनकी आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। जो हम 10 बच्चों से पूरे छात्रों के आंकड़े एकत्रित करेंगे उनको हम प्रतिदर्श या सैंपलिंग विधि कहेंगे। क्योंकि ये प्रतिदर्श शब्द है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है और ये शायद आपने पहले नहीं सुना, लेकिन एक सैंपलिंग शब्द है। सैंपल हर जानता है, अनपढ़ आदमी भी शब्द को से परिचित है। और सैंपल का मतलब होता है प्रतिदर्श, चुनना, कुछ ऐसी इकाइयों को चुनना जो पूरे समग्र समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों में डिफरेंस समझा आपको कि यदि पूरे का पूरा समूह का पर एक एक इकाई करके हम अध्ययन करें, उनके आंकड़ों को एकत्रित करें, तो वो विधि कहलाएगी समग्र विधि, जनगणना विधि, समष्टि विधि। समष्टि का मतलब ये होता है सारा। जनगणना का मतलब यहाँ पब्लिक की गिनती से नहीं, हमारे आंकड़ों की गिनती से है। वैसे सामान्य हम जनगणना का प्रयोग लोगों की संख्या के जो आंकड़े एकत्रित करते हैं हर 10 साल के बाद हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम जनगणना का प्रयोग प्रत्येक इकाई, जिस विधि में प्रत्येक इकाई की गिनती की जाती है, प्रत्येक इकाई का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, उसे हम जनगणना विधि कहते हैं, समग्र विधि भी कह देते हैं, समष्टि विधि भी कह देते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि उसमें से सारे न करके कुछ का अध्ययन किया जाए, जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को लेकर किया जाए, तो उसको हम सैंपलिंग विधि कह देते हैं, प्रतिदर्श विधि कह देते हैं। छात्रों, प्यारे छात्रों, जैसे कि हम पहले जनगणना विधि के बारे में जानते हैं कि जनगणना विधि सभी इकाइयों का अध्ययन जिसमें किया वो जनगणना विधि है।
ये कहाँ उपयुक्त होती है? जहां नंबर एक भिन्न गुणों वाली इकाइयां, जहां पर भिन्न भिन्न गुणों वाली इकाई है हर इकाई में, मान लीजिए जैसे 1000 आदमी थे इसमें और 1000 के 1000 आदमी अलग अलग तरह के हैं, तो हम वहाँ प्रतिदर्श विधि नहीं अपना सकते, वहाँ हमें जनगणना विधि ही अपनानी पड़ेगी। हर एक इकाई से एक एक करके उनका अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर 2 गहन अध्ययन, जहां पर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, गहराई से प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी लेनी होती है, वहां भी ये विधि उपयुक्त है। शुद्धता, उच्च सतर की शुद्धता यहाँ जरूरत होती है जिन अनुसंधानकर्ता को जिसमें सबसे ज्यादा शुद्धता चाहिए, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, वहां उपयुक्त होती है ये विधि। इस विधि के गुण क्या है? एक तो विश्वसनीय है, क्योंकि हर इकाई का अलग अलग अध्ययन किया गया है। नंबर 2 ये शुद्ध भी है, और सीधी सी बात है, क्योंकि जब एक एक ने जाके अध्ययन किया कि ये शुद्ध होगी। पक्षपात की कमी, पक्षपात की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हमने हर व्यक्ति से, अनुसंधानकर्ता ने प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर स्वयं जाकर के आंकड़े एकत्रित किए हैं, इसलिए पक्षपात और शुद्धता की बहुत कमी मिलेगी, ना के बराबर संभावना या इनका अभाव मिलेगा। विस्तृत सूचना, इसके द्वारा हमें हर एक इकाई की विस्तृत सूचना मिल जाती है, प्रत्येक इकाई के बारे में हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से हर एक इकाई का अध्ययन किया है, इसलिए उसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। और विभिन्न विशेषताएं, जब हम इनका एक एक अध्ययन करके करेंगे तो आपको पता है कि प्रत्येक इकाई की सभी विशेषताओं का हमें ज्ञान हो जाएगा, विभिन्न विशेषताओं का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इतने गुण होने के बाद भी कुछ इसके अवगुण हैं, वे निम्नलिखित हैं, वे ये हैं। नंबर 1 ये खर्चीली है, क्योंकि जब हम हर एक इकाई के पास अध्ययन करेंगे, उसका आंकड़ों का संग्रह करेंगे, तो हमारा खर्चा अधिक लगेगा, अधिक समय लगेगा, समय भी हमारा बहुत ज्यादा खर्च होगा, मेहनत भी अधिक लगानी पड़ेगी, अधिक आदमी चाहिए इसके लिए, मानव चाहिए, और अधिक मानव शक्ति भी चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारे मनुष्यों को लगा करके आंकड़े, जैसे हम जनगणना के अंदर इकट्ठे करते हैं, तो बहुत सारे अध्यापकों साथियों की ड्यूटी लगाई जाती है, और तब जाके वो हमारे से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम इस विधि का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मानव शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो अगला इसका गुण है विशाल क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि एक क्षेत्र बहुत ज्यादा विशाल है, उसके आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो उसमें के लिए उपयुक्त नहीं होगी। क्यों उपयुक्त नहीं होगी? क्योंकि उसके समय ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए, और खर्चा भी ज्यादा चाहिए, इसलिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इसके ऊपर दूसरी जो प्रतिदर्श विधि है, सैंपलिंग विधि है, इसमें हम पूरी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि कुछ ही जो प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां उनका अध्ययन करके पूरे आंकड़े एकत्रित करते हैं। जैसे यहाँ 1000 का अध्ययन करेंगे तो यहाँ हम सिर्फ 10 का अध्ययन करेंगे, इसलिए इसका क्षेत्र छोटा हो जाएगा। तो ये उपयुक्त कहाँ रहेगी? उपयुक्त रहेंगी जहां क्षेत्र बड़ा है, बड़ा क्षेत्र है, वहां हम एक प्रत्येक इकाई का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर हमें ये विधि अपनानी पड़ेगी। दूसरा, एक जैसी इकाइयां हो तो ये कामयाब है। यदि अलग अलग विभिन्न इकाइयां भिन्न भिन्न गुणों वाली है तो ये विधि उपयुक्त नहीं होगी। और शुद्धता की यदि अधिक आवश्यकता नहीं है या परीक्षण की अधिक आवश्यकता नहीं है तो ये इकाई होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा शुद्धता की संभावना नहीं रहती, कम हो जाती है शुद्धता की भावना। दूसरा, इसके गुण क्या है? ये कम खर्चीली है, समय कम, खर्चा कम आता है, क्योंकि हम जब इनके आंकड़े एकत्रित करेंगे तो पूरे का अध्ययन नहीं करें, कुछ इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कम खर्चीली होगी, समय भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। और इसका एक ये इसका फायदा है बहुत बड़ा कि गलती की पहचान हो जाती है। जो प्रतिनिधित्व विधि होती है उसमें हम जांच कर सकते हैं, एक बार हम जो लिए सैंपलिंग ली, दोबारा फिर वो सैंपलिंग लें, तो उनसे पहले और दूसरे से हम मिला करके सैंपल को उनकी गलती का एहसास कर सकते हैं कि कौन सी गलती हुई, कौन सी लेनी चाहिए थी। सुविधाजनक है ये बड़ी, जब समय कम है, आसानी से कम समय में और कम खर्चे में और कम मेहनत में काम चल सकता है। प्रतिनिधित्व भी कुछ सैंपल लिया, उसका अध्ययन किया, पूरे समूह का हमने यदि आंकड़े एकत्रित कर लिए कुछ से, तो इसका मतलब ये हमारे लिए सुविधाजनक है, वैज्ञानिक है। जब इसकी जांच पड़ताल हो सकती है तो वास्तव में वैज्ञानिक विधि भी है। बच्चों, विशाल क्षेत्र है, वहां पर ये एक बड़ी कामयाब है, क्योंकि विशाल क्षेत्र में हम यदि जनगणना विधि अपनाएं तो हर चीज खर्चा ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, समय का अपव्यय होगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन यदि हम ये विधि अपनाते हैं तो इसका थोड़े टाइम में हम इसको कर पाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इसके अवगुण बहुत है। वह अवगुण कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो पक्षपात की भावना होती है। जब भी हम ये प्रतिदर्श विधि अपनाते हैं
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अनुसंधान करता है वो किसको प्रतिनिधित्व के रूप में लेता है। मान लिया यहाँ 1000 खिलाड़ी हैं और इनमें से एक अपना बच्चा भी है और हमें चुनना है उनमें से, तो अनुसंधान करता हो सकता है अपना बच्चे को इस प्रतिनिधित्व में चुन ले, उसको मौका दे दे, जो होनहार है विद्यार्थी उसको मौका ना दे। इस प्रकार इसमें पक्षपात की बहुत ज्यादा भारी कमी रहती है, ये इसका अवगुण है। दूसरा, सैंपल में कठिनाई है। उचित सैंपल बनाना बड़ा कठिन है, हर एक आदमी की बस की बात नहीं कि सैंपल क्या ले कैसे ले। यदि विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, विभिन्न गुणों वाली हैं, तो उनमें सैंपल लेने में बड़ी कठिनाई आएगी। सारी की सारी कई एक जैसी है, फिर सैंपल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अगला है अशुद्ध निष्कर्ष। निष्कर्ष है सैंपलिंग से औसतन ठीक आते हैं, वो जरूरी नहीं है हमारे आंकड़े का संकलन जो हमने किया वो सही है, जबकि हम इसमें शुद्ध गारंटी दे रहे थे, यहाँ कोई गारंटी नहीं है। विशिष्ट ज्ञान, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदर्श या सैंपलिंग विधि वहां कामयाब है जहां इसका कोई विशिष्ट ज्ञाता हो, जिसको पता हो कि किस प्रकार से सैंपल लेना है। यदि उस सैंपल से ढंग से लेने का ज्ञानवान है तो ये विधि कामयाब है, वरना तो ये नुकसानदायक है और इसका सही प्रतिनिधित्व चुनने वाली का या न चुन करके हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो आज वीडियो में हमने जो आज पार्ट 1 लेसन नंबर 3 का था उसमें पढ़ा आंकड़ों के संकलन की जनगणना व प्रतिदर्श विधि। आने वाली वीडियो में हम प्रतिदर्श विधियां या आगे इसके भाग हैं कई, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, ओके। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।